बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स क्लास में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, कल हम जो है फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 के टॉपिक एनर्जी को डिस्कस कर रहे थे। हमने जो बात की अब तक वो ये कि एनर्जी आपकी कायनात, आपके यूनिवर्स में पाए जाने वाली ऐसी चीजें होती हैं जिनके अंदर काम करने की सलाहियत होती है, एबिलिटी टू डू वर्क। यानी जब कभी आप एनर्जी किसी मैटर को दोगे तो आपकी एनर्जी उस मैटर के अंदर वर्क पैदा कर देती है। अब ये वर्क जो है दो तरह का हो सकता है, या तो पूरी बॉडी के अंदर वर्क पैदा होगा, पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मोशन में आ जाएगी, या फिर उस बॉडी के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स में वर्क पैदा होगा और पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। बहरहाल दोनों केसेस के अंदर एनर्जी वर्क पैदा कर रही है मैटर के अंदर। हमने काफी इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि मुख्तलिफ एनर्जीज मुख्तलिफ मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तमाम मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करती। फिर हमने देखा ये कि एनर्जी जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एनर्जी वर्क के बराबर होती है क्योंकि एक ही बात है, और एनर्जी का यूनिट भी वर्क की तरह जूल होता है। तो एनर्जी का यूनिट भी जूल, एनर्जी का फॉर्मूला भी वर्क वाला, और एनर्जी जो है वो नेचर भी स्केलर रखती है। फिर हमने एक लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस लॉ के मुताबिक आप एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं, ना आप एनर्जी को खत्म कर सकते हैं। यू कैन चेंज इट्स फॉर्म, आप इसकी शक्ल को तब्दील कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी मौजूद है तो आप इलेक्ट्रिक एनर्जी मजीद बढ़ा नहीं सकते, मजीद खत्म नहीं कर सकते। हाँ, आप किसी दूसरी एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। आप हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम पाकिस्तान में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर रहे हैं तो हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम हर एक एग्जाम्पल के अंदर मुख्तलिफ एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में तब्दील कर रहे हैं। मैंने कल आपसे सोलर पैनल, वाटर, किस तरह बिजली पैदा हो रही है, ये सब डिस्कस किया था। फिर हमने पढ़ी जी एक एनर्जी जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मोशन होगा तो उस ऑब्जेक्ट में एक तरह की एनर्जी मौजूद होती है और उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है, यानी जिस ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी होगी वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, या उल्टी बात कर लें, जिस ऑब्जेक्ट में मोशन होगा उस ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी होगी। हमने ये भी देखा कि ये एनर्जी आ कहां से रही है, एनर्जी तो पैदा नहीं हो सकती, एनर्जी तो क्रिएट नहीं हो सकती। इसका मतलब तो यही है कि ये काइनेटिक एनर्जी कोई दूसरी एनर्जी होगी जो काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में तब्दील हो रही होगी। तो ये हमने डिस्कस किया था कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करोगे, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड की तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, यानी उस ऑब्जेक्ट में वर्क होने लग जाएगा। जितना वर्क हो रहा होता है उतनी ही एनर्जी होती है, यानी जितनी आप एनर्जी सप्लाई करोगे उतना ही वर्क क्रिएट होता है। इसी वजह से हमने कहा था एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, तो अब हम इसको एक छोटी सी एग्जांपल से यहाँ से इसको लेते हैं कि सपोज करें ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस वक्त ये रेस्ट में है, कोई वर्क नहीं है, आपने इसमें एनर्जी सप्लाई करी, इसके अंदर एनर्जी क्या पैदा कर देगी, वर्क पैदा कर देगी। जितनी एनर्जी सप्लाई करोगे उतना वर्क पैदा होगा। आपने 100 जूल एनर्जी दी, 100 जूल वर्क हो जाता है। अब चूंकि ऑब्जेक्ट में वर्क हो गया तो वर्क का मतलब होता है ऑब्जेक्ट फासला तय करने लग जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आ जाता है, मोशन में आ जाएगा, फासला तय करने लग जाएगा। जब तक आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो वर्क होता रहेगा, ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर। अब ये जो एनर्जी है दरअसल ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क के अंदर कन्वर्ट हो गई। और फिर जैसे ही ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन पैदा हो गया तो ये जो वर्क है ये उस ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी की सूरत में आ जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी, 100। तो दरअसल देखा जाए तो व्हाट इज वर्क, वर्क इज ट्रांसफरिंग एनर्जी। वर्क सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। ये जो आपने एनर्जी दी है इनपुट, इसको लेकर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट में मोशन पैदा हो रहा है। तो हम वर्क को कहते हैं कि वर्क एनर्जी ट्रांसफर करता है, एक तरफ से आपकी एनर्जी लेता है। सपोज करें ये हीट एनर्जी है जिसकी मदद से आपने इस गाड़ी को चलाया है, तो वर्क ने क्या किया, हीट एनर्जी ली और उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। इस हीट एनर्जी की वजह से वर्क पैदा हुआ था और इस वर्क की वजह से काइनेटिक एनर्जी आ गई, और इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ऑब्जेक्ट में मोशन पैदा हो रहा है। ये सब हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। आज हमने स्टार्ट जो करेंगे वो हम करेंगे जी इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2
mv²। इस फॉर्मूले को ड्राइव करने से हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमने देख लिया कल की क्लास में, अभी मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसका कोई एक अच्छा सा फॉर्मूला बना लेते हैं। सपोज करें हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जी, ये एक गाड़ी है, एक डब्बा है, जो भी है। इस वक्त सपोज करें ये रेस्ट में मौजूद है, रुका हुआ है ये। इट मीन्स कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। आपने इस पर फोर्स लगाई, आपने इस पर लगाई फोर्स। फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है फासला तय करने लग गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब जाहिर बात है ये जो आपने फोर्स कहां से आ रही है, ये जो आप एनर्जी लगा रहे हो उसका ये फोर्स है। आपके पास ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0, आपने इस पे फोर्स अप्लाई करी। अब ये ऑब्जेक्ट इस फोर्स की वजह से मोशन में आ गया, चलने लग गया, और अब ये फासला तय कर रहा है जी, ये हो गया वर्क। ये वर्क हो रहा है जी। अब इसमें वर्क हुआ और आपका ये ऑब्जेक्ट जो है सपोज करें इस पॉइंट पर आ गया। इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है, जिसको हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे, वो है जी v। अभी ये चल रहा है, हमने बस यहां तक ले लिया। तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, इनिशियली वो रेस्ट में था, रुका हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी 0। आपने फोर्स अप्लाई करी, उसने फासला तय किया, ये हो गया वर्क। फोर्स लगाओ, फासला तय हो रहा होता है तो वर्क हो गया। अब ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इस पॉइंट पर हमने इसकी वेलोसिटी ले ली v, और ये इसकी फाइनल मानी जाएगी। अभी ये रुका नहीं है, ये रुका नहीं है। अब हमने कल की क्लास में पढ़ा है कि हमने जितनी भी हम ऑब्जेक्ट में एनर्जी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट में जब आप एनर्जी लगाओगे तो वो एनर्जी इस ऑब्जेक्ट को धक्का देगी, यानी फोर्स अप्लाई करेगी, ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, वर्क हो रहा है। यही वर्क इसकी किस सूरत में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वर्क जो है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी की सूरत में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट स्टिल मोशन में। तो ये जितना भी वर्क हुआ है ना, ये वाला वर्क, ये सारा वर्क इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बनकर इसमें स्टोर हो जाएगा। लिहाजा वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले हम वर्क कैलकुलेट करते हैं जी। वर्क का फॉर्मूला जो हमने देखा इस चैप्टर में वो है जी एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। अच्छा जी, अब यहाँ पर सबसे पहले थीटा होता है जी एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देख ले जी, फोर्स भी आपकी और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल है, यानी दोनों के दरमियान एंगल हो गया 0। फोर्स भी आपकी ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट भी आपका ऐसे है, कोई एंगल नहीं है इनके दरमियान, एक ही लाइन पर है। लिहाजा एंगल हो गया 0, और कॉस 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। लिहाजा ये कॉस थीटा जो है ये हो गया सबसे पहले एफ डी कॉस 0, और फिर ये एफ डी कॉस 0 1 के बराबर होता है, लिहाजा 1 आप लिखते नहीं है। तो वर्क आपके पास आ रहा है जी एफ डी। फिर वर्क फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जी, एफ इज इक्वल टू एम ए। लिहाजा इस फॉर्मूले में फोर्स की जगह आप इसका फॉर्मूला डाल दें एम ए और डी। ठीक है, ये मैड हो गया, पागल। तो हमने क्या किया, वर्क का फॉर्मूला लिया, सबसे पहले थीटा को लिया हमने, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही सिम्त में है, एक ही डायरेक्शन में, थीटा 0 हो गया, और कॉस 0 जो होता है वो 1 हो गया। लिहाजा ये कॉस 0 जो है 1 हो गया, 1 हम लिखते नहीं है। अब ये फोर्स जो है इस एफ की जगह आपने इसका फॉर्मूला डाल दिया एम ए, और ये आपने एक इक्वेशन बना ली। अब हम निकालते हैं जी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है जी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन ली आपने जी, इसमें आप वैल्यूज डालें। 2a यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास कितना है डिस्प्लेसमेंट, हम किससे ले रहे हैं जी, डी से ले रहे हैं, लिहाजा इसकी जगह हमने डी डाल दिया। फाइनल वेलोसिटी हमने किससे मेंशन की हुई, देखें v से हमने, लिहाजा v स्क्वायर डाल दिया, माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी ली हुई है 0, क्योंकि रुका हुआ था ऑब्जेक्ट, तो ये 0 स्क्वायर। ठीक, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास d है, फोर्स हमारे पास f है वगैरह। तो ये डिस्टेंस s की जगह हमने d लिख दिया। फाइनल वेलोसिटी देख लें जी v है, इनिशियल वेलोसिटी देख लें जी 0 है। अब उसके बाद 2ad इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ये माइनस 0 स्क्वायर बेकार होता है, इसको हमने खत्म कर दिया। अब हमें ये d निकालना है, तो ये 2a मल्टीप्लाई हो रहा है, v स्क्वायर के पास आके डिवाइड हो जाएगा, d इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ये डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला बन गया। अब आप इस डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले को इस इक्वेशन में डाल दें, इक्वेशन 1 में पुट कर दें इसको आप। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या आती है, वर्क इज इक्वल टू एम ए और डी।
एम ए रहा मल्टीप्लाई बाय डी की जगह ये सब आ जाएगा जी, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला लिया जो आपने बनाया हुआ था मैट, और डी यानी डिस्प्लेसमेंट की जगह आपने ये वैल्यू डाल दी जो आपने थर्ड इक्वेशन से बनाई है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ए से ए कट गया, वर्क आपके पास क्या बचता है जी अब, मास वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको आप जरा सही तरह करके लिखें जी, वर्क इज इक्वल टू, यहाँ कुछ भी नहीं है कोफिशिएंट तो क्या है 1, तो 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। कोफिशिएंट अलग लिखती है, वेरिएबल्स अलग लिखती है, यहाँ 1 था जी 1/2 और ये mv स्क्वायर आपने अलग कर दिया। हमने कल भी पढ़ा, अभी भी आपको बताया कि ये जो वर्क हुआ है ये आपने ऑब्जेक्ट पे वर्क किया। आपने जब ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी 0 से जब आप उसकी वेलोसिटी v पर लेकर आए हो, इस दौरान आपने जो वर्क किया वो कितना निकल रहा है 1/2 mv स्क्वायर। और हमने कल भी पढ़ा कि ये जो वर्क है, दिस वर्क will stored in the form of kinetic energy, will store in the form of kinetic energy। तो ये जो वर्क आपने ऑब्जेक्ट पे किया है ये इसकी काइनेटिक एनर्जी बनकर उसकी ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रहा है। हमने कल बात की थी ना, आप एनर्जी लगाओगे उतना वर्क बनेगा, जितना वर्क बनेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। तो ये वर्क जो हो गया ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। दो चीजों पे, इस फॉर्मूले के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक मास और दूसरी वेलोसिटी। बाकी क्या है देखें इस फॉर्मूले में 1/2, ये तो फिक्स नंबर है, 1/2 हाफ 0.5 हो जाता है। दो चीजें हैं जिनकी वैल्यूज अलग अलग होती है, उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बनेगी, मास और वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी इन दो चीजों पर डिपेंड करती है, मास और वेलोसिटी कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जी काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी दोनों से, यानी अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बनकर उसमें स्टोर होगी, कम मास होगा तो कम काइनेटिक एनर्जी बनकर उसमें स्टोर होगी। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट ने ज्यादा वेलोसिटी हासिल कर ली तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, वेलोसिटी कम है ऑब्जेक्ट की तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। एक गाड़ी अगर आपके पास पहले गियर में आ रही है, हल्की सी स्पीड है, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कम होगी। और वही गाड़ी अगर आपकी फुल स्पीड से आ रही है, 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रही है, रफ्तार ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी भी उसकी ज्यादा होगी। ठीक, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया 1/2 mv स्क्वायर। और ये जो है आपकी ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है इससे हमें ये पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है। तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी देख लिया, अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है जी, पोटेंशियल वर्ड जो होता है दरअसल ये पोजीशन से निकला है। पोटेंशियल जो है वो पोजीशन से निकला हुआ होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन इन अ फील्ड, पोजीशन इन अ फील्ड। एक ऑब्जेक्ट अगर किसी फील्ड के अंदर मौजूद होता है तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के एतबार से भी उसमें एक एनर्जी स्टोर हुई भी होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम यहाँ पर जरा इस फील्ड को डिस्कस करते हैं, फील्ड क्या है। ठीक है, पहले हम जरा फील्ड को डिस्कस करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को अभी हम यही रोकते हैं पहले हम जरा फील्ड को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज फील्ड। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक मैग्नेट है जी, ये एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका ये साउथ पोल है। हम जानते हैं मैग्नेट जो है वो लोहे की बनी हुई चीजों को अट्रैक्ट करता है या मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करता है। अब आपका ये जो लोहे का टुकड़ा है, अगर अब ये जो मैग्नेट आपके लोहे के टुकड़े को अट्रैक्ट करता है ना, तो ये जो फोर्स लगा रहा होता है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, ये इनफाइनाइट नहीं होती, एक खास एरिया के अंदर तक महदूद रहती है। ये है जी वो एरिया, इस एरिया के अंदर इसकी फील्ड होगी, यानी इसकी फोर्स जो है इस एरिया के अंदर आपको महसूस होगी। अगर आपका ये लोहे का टुकड़ा इस एरिया, ये लोहे का टुकड़ा है ए कह लेते हैं हम इसको, अगर इस एरिया से बाहर है ना, मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर आपका ये एरिया, ये ऑब्जेक्ट लोहे का टुकड़ा इसके अंदर आएगा तो जाके मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करता है।
आप देख लेना, मैग्नेट अगर आपके पास मौजूद है, आप लोहे के टुकड़े को 10 गज दूर रखते हैं, क्या मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा? नहीं। क्यों? दूर है जी, वो फील्ड से बाहर है। आप मैग्नेट को करीब लाओगे ना, एक खास एरिया के अंदर जब आएगा आपका लोहे का टुकड़ा, फिर जाके मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है। इसको हम कहते हैं फील्ड। ये है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट की है ना, इसको आप कहते हो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, वो एक खास एरिया तक होती है। उस एरिया को आप कहते हो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये बड़ी कॉमन एग्जांपल है, मैग्नेट आप ले उसके साथ करके देख ले। आप मैग्नेट को बीच में रखो, आप जब इस पॉइंट पर लेकर आओगे, लोहे के टुकड़े को नहीं अट्रैक्ट होगा, थोड़ा करीब लाओगे, फिर आपको नजर आएगा हाँ जी थोड़ी सी मैग्नेट फोर्स लगा दे, महसूस होगा हाँ जी लोहे पे कोई फोर्स लग रही है, इसका मतलब है अब आपका लोहे का टुकड़ा फील्ड में आ गया। यही कुछ मामला चार्जेस के साथ भी होता है। अगर आपके पास ये एक चार्ज है जी, सपोज करें पॉजिटिव चार्ज है। चार्जेस आप एक आगे चैप्टर में पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी में, अभी हम सिर्फ चार्जेस, तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। लेकिन वही बात, ये जो पॉजिटिव चार्ज आपके पास है, ये आपके नेगेटिव चार्ज को एक खास एरिया के अंदर ही अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव चार्ज अगर उस एरिया से बाहर होगा, ये पॉजिटिव चार्ज उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। नेगेटिव चार्ज अगर उस एरिया के अंदर आ जाएगा ना, फिर ये पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट कर लेगा, उस पर फोर्स लगा देगा। उस एरिया को आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज की है, ठीक है। और ये कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये एक मैग्नेट की होती है। इसी तरीके से आपका दुनिया का मामला है। ये आपकी अर्थ है जी, सपोज करें ये आपकी क्या है, अर्थ है। ये आपकी अर्थ है, ठीक है। हम जानते हैं कि अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जिस फोर्स के जरिए अट्रैक्ट करते हैं उसको आप वेट कहते हो, है ना, पढ़ा है ना हमने। अर्थ है जी आपकी, अर्थ आपके आपके इस एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये एप्पल है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और जिस फोर्स के जरिए अट्रैक्ट कर रहा होता है उसको आप कहते हो वेट। फॉर्मूला उसका होता है mg, है ना। वेट क्या है? फोर्स विद अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। लेकिन अर्थ भी ये जो फोर्स लगा रही है ना अट्रैक्ट करने के लिए, ये भी एक खास एरिया के अंदर होती है। ये भी एक खास अर्थ के अराउंड एक एरिया होगा। अगर ऑब्जेक्ट इस एरिया के अंदर होगा ना, ये एप्पल अगर इधर होता तो आपका अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अपनी तरफ खींच के ले आएगा। लेकिन अगर ये एप्पल आपका इस एरिया से बाहर होगा, अब इस पर फोर्स नहीं लग रही होगी। स्पेस, अगर आप एप्पल को स्पेस में ले जाओ, फिर एप्पल अट्रैक्ट थोड़ी होगा, क्योंकि वो एप्पल स्पेस का मतलब क्या हो गया, वो आपका फील्ड से बाहर चला गया। एप्पल आपका फील्ड से बाहर चला गया, अब आपके अर्थ जो उसको अट्रैक्ट नहीं करता। ये जो आपका चांद होता है या आपका सूरज जो है, ये आपकी अर्थ की फील्ड से बाहर है, दैट इज वाई अर्थ इनको अट्रैक्ट नहीं कर रहा। ये जो आपके प्लैनेट्स है, मरकरी, जुपिटर, ये सारे आपके अर्थ की फील्ड से बाहर है, इनको अर्थ अट्रैक्ट नहीं कर रहा। तो ये वाली फील्ड कहलाती है ग्रेविटेशनल फील्ड। ये वाली फील्ड क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो फील्ड क्या होती है? ऑब्जेक्ट के अराउंड एक ऐसा एरिया, एक ऐसा इलाका जहां पर उस ऑब्जेक्ट की फोर्स महसूस की जा सकती है, उस ऑब्जेक्ट की फोर्स लगेगी, उसको आप कहते हो फील्ड। मैग्नेट के अराउंड एरिया है तो मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज के अराउंड एरिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और अर्थ के अराउंड एरिया है तो उसको आप कहते हो ग्रेविटेशनल। तो आई होप फील्ड तो समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात ले लेते हैं। वैसे तो ये तीनों फील्ड पर मामला चलेगा, लेकिन हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात ले लेते हैं, ठीक है। हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात ले लेते हैं, और आई होप फील्ड आपके समझ में आ गई होगी। फील्ड के हवाले से कोई सवाल हो तो पूछ लिएगा बेटा। तो ये आपकी अर्थ है जी, सपोज करें, और ये उसकी फील्ड है। बड़ी सी कर ली इस बार मैंने, ठीक है जी। हाँ, तो ये आपकी अर्थ हो गई जी। ये क्या है? आपकी अर्थ है।
ठीक है। और ये क्या है जी गोल दायरा, ये इसकी फील्ड है जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड लिख देते हैं, चलो ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि ये अर्थ की फील्ड है, इसको आप ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हो। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस फील्ड के अंदर होगा तो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर लेगी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे अंदर होगा ना तो अर्थ इसको अट्रैक्ट कर लेगी फोर्स लगा के, और इस फोर्स को आप वेट कहते हो कॉमन तरीन जबान में। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट आपका इस फील्ड से बाहर होगा फिर आपका अर्थ उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, उसका जीरो वेट होता है। अब आपका ऑब्जेक्ट जो है सपोज करें ये ए पॉइंट पर है, ग्रेविटेशनल फील्ड की किस पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर। इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस ए पॉइंट के अंदर जब ये होगा ना तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई होगी, एक एनर्जी स्टोर हुई होगी। जितना ये अर्थ से दूर होगा, यानी कि अगर आप ए पॉइंट पे आप इस ऑब्जेक्ट को उठा के इस बी पॉइंट पे ले जाते हैं, अब देखें ये अर्थ से और दूर हो गया ना, तो वो एनर्जी इसके अंदर और बढ़ जाएगी। जितना आप इस ऑब्जेक्ट को फील्ड के अंदर मूव कराओगे, अर्थ से दूर लेके जाओगे, इसकी वो एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर हुई है ना पोजीशन की वजह से, वो इसमें बढ़ती रहती है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ सी पे ले आ जाए, यहाँ पे सी पे ले आ जाए, तो ये ए से ज्यादा एनर्जी रखता है लेकिन बी से कम होगा। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक खास पॉइंट पर मौजूद है, एक पोजीशन पर मौजूद है, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई होती है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन की वजह से भी एक एनर्जी स्टोर हुई है। क्यों हुई है ये मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले तरह इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, सपोज करें जी ये मेरे पास जमीन है जी, और ये मेरे पास है जी टेबल। ठीक है, ये टेबल है जी और ये जमीन है। यहाँ मेरे पास एक गिलास रखा हुआ है। अब इसकी गिलास की पोजीशन क्या है, ए पोजीशन पर है, जमीन से करीब। मैंने आपको बताया ना, ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे भी होगा उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई होगी, जिसको आप कहते हो पोजीशन वाली एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन की वजह से जहां पर भी उसका मकाम है वहां उसके अंदर एक एनर्जी है। जितना आप इस पोजीशन को जमीन से दूर ले जाओगे उतनी ये एनर्जी बढ़ती है। तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ना गिलास, ये जमीन पर है, इसके अंदर ए पॉइंट पर ये मौजूद है, इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई है जो कि कम है अभी इसके अंदर। आपने क्या करा, इस गिलास को उठा के आप टेबल पर ले गए। अब देखें इसकी पोजीशन चेंज हो गई। अब इसकी पोजीशन हो गई बी, जो कि जमीन से जरा दूर हो गई। जमीन से ये और ऊंचाई पे चला गया, हाइट बढ़ गई, ये दूर हो गई। अब वो जो इसकी पोजीशन वाली एनर्जी है ना बी पॉइंट पर, अब इसकी वो पोजीशन वाली एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप इस जगह से गिलास को छोड़ दो, बी पॉइंट से गिलास को छोड़ दो, तो ये जमीन पे आके गिरेगा, उस ज्यादा एनर्जी की वजह से ये गिलास टूट जाएगा। ए पॉइंट पर अगर आपने इसको जरा सा उठा के छोड़ा फिर गिलास नहीं टूटेगा। अगर आप ए पॉइंट पर थोड़ा सा उठाओ गिलास को और छोड़ दो, गिलास टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी तो है, उस एनर्जी की वजह से आपको हल्की सी साउंड भी सुनाई देगी, लेकिन ज्यादा नहीं है, इस वजह से गिलास नहीं टूटा। लेकिन जब आप बी पॉइंट से गिलास को छोड़ देते हो और बी पॉइंट से जब वो जमीन पर आके गिलास लगेगा, उसकी एनर्जी ज्यादा है। आपको कैसे पता चला ज्यादा है? गिलास एनर्जी की ज्यादा होने की वजह से टूट जाएगा, आवाज ज्यादा पैदा होगी। ये क्या है, आप देख रहे हो इसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हो, एनर्जी इसके अंदर की एनर्जी में फर्क आ रहा है, यानी पोजीशन की वजह से एनर्जी है ना। अगर आप इस गिलास को मजीद आप ऊपर ले जाओ और इस सी पॉइंट पर ले जाकर के रख दो, अब इसकी वो, अब इसमें ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। अब अगर आप सी पॉइंट से गिलास को छोड़ेंगे तो ये ज्यादा एनर्जी के साथ टूटेगा, ज्यादा आवाज पैदा होगी। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि एक गिलास, गिलास एक ही है, ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन अगर मैं उसको ए पोजीशन पे रखता हूँ तो उसके अंदर एनर्जी कम है, बी पे रखता हूँ तो उसमें थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा है, सी पे रखता हूँ तो और ज्यादा। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट की पोजीशन के एतबार से भी उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई होती है। सही कह रहा हूँ ना? ऑब्जेक्ट की पोजीशन के एतबार से उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर है। जितनी पोजीशन ऊपर होगी, जमीन से दूर होगी, उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। आप ये आप खड़े में जी, ये आप खड़ी हुई है जमीन पर, ये आप पहले फ्लोर पे खड़ी हो गई, ये आप दूसरे फ्लोर पे खड़ी हो गई। आप क्या है देखिए जी, अब आप पहले फ्लोर से जब जमीन से जमीन पे गिरोगी आपकी एनर्जी कम है, जब यहाँ से आप जमीन पर गिरोगी आप में ज्यादा एनर्जी महसूस होगी, आपको आपको तकलीफ होगी, चोट लगेगी। जब आप यहाँ से जमीन पर गिरोगे आपको और ज्यादा एनर्जी महसूस होगी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब आपकी पोजीशन यहाँ थी आपके अंदर एनर्जी थी,
यहाँ आ गई, वो पोजीशन वाली एनर्जी बढ़ गई, आपके अंदर एक एनर्जी बढ़ रही है। जब आप अपने आपको और हाइट पे ले जाते हो, आपकी पोजीशन और ज्यादा इंक्रीज हो रही है। यानी हम ये देख रहे हैं कि एक तरह की एनर्जी है ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हुई होती है, जो पोजीशन के एतबार से होती है। ऑब्जेक्ट जितना ऊपर जाता जाएगा, वो उसकी पोजीशन वाली जो एनर्जी है वो बढ़ती रहती है। इस पोजीशन वाली एनर्जी को आप कहते हो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये पॉइंट जो है जमीन से करीब है, इसलिए इसमें पोजीशन एनर्जी कम है। ये पॉइंट जमीन से थोड़ा दूर हो गया, इसकी थोड़ी ज्यादा है। ये पॉइंट और ज्यादा दूर है जमीन से, तो इसकी पोजीशन वाली एनर्जी और ज्यादा होगी। तो इसको आप कहते हो पोटेंशियल एनर्जी। के ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है उस हिसाब से उसके अंदर एक एनर्जी होती है जो महसूस होती है आपको। अगर आपने इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दिया, तो उसके अंदर की जो एनर्जी है उसमें भी फर्क आएगा। अगर आप ऑब्जेक्ट को उठा के ऊपर लेके जा रहे हो, तो इसकी जो अंदर की एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। जितना आप ऊपर जाते जाओगे, इसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। महसूस करना है तो आप उस हाइट से जाके छोड़ दो, ऑब्जेक्ट टूट जाता है, तकलीफ होती है, महसूस होता है, हाँ जी उसके अंदर एक एनर्जी है। तो दैट एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इस एनर्जी को आप कहते हो पोटेंशियल एनर्जी। अब सवाल पैदा होता है, ये कहां से रही? यह ऑब्जेक्ट जब ए पर था, इसके अंदर वो एनर्जी थी, ए पॉइंट पर इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, सपोज करो वो थी जी 5 जूल। जब मैं बी पर ले गया, तो हमें महसूस हो रहा है हाँ जी अब बी के अंदर एनर्जी ज्यादा हो गई, तो इसकी जो पोटेंशियल पोजीशन एनर्जी है वो हो गई 10 जूल। और फिर जब मैं सी पर लेके जा रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को, तो अब हमें महसूस हो रहा है इसकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ गई, इसके अंदर जो स्टोर एनर्जी है वो और ज्यादा बढ़ गई, और अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी सपोज करो जो 20 जूल हो रही है। तो ये एनर्जी कहां से रही है? एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड। तो मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन तब्दील कर रहा हूँ, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्टोर हुई हुई एनर्जी है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं, ये इंक्रीज कहां से हो रही है? हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है, वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो जब आपने इस ऑब्जेक्ट को ए से बी पर लेकर गए हो, जाहिर बात है आपको वर्क करना पड़ा है। आपने फोर्स अप्लाई की, फासला भी देखे तय हुआ है, हाइट, फासला भी तय किया है आपने, वर्क हुआ है। वो वर्क जो है इस ऑब्जेक्ट के अंदर बन के स्टोर हो रहा है, इसलिए इसके अंदर एनर्जी बढ़ रही है। आपने जब बी से सी लेके गए, स्टिल यू नीड सम वर्क, वो वर्क कहाँ गया? वो वर्क उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो गया। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। लेट इज समराइज इट। हम इसको समराइज करते हैं जी, 3 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी। ऑब्जेक्ट अगर ए पॉइंट पर होगा, उसके अंदर स्टोर हुई भी होगी एक एनर्जी, उसको आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी। जब बी पॉइंट पर होगा, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई भी होगी, उसको आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी। जब सी पॉइंट पर आएगा, इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई भी होगी, उसको आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी। फर्क क्या है? जितना आप ऊपर जाते जाओगे, हाइट आपकी इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ती जाती है, क्योंकि आपको वर्क करना पड़ता है। दैट इज व्हाई योर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 15। जितना आप ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर जाते जाओगे, जाहिर बात है खुद ब खुद तो नहीं जाएगा ना ऑब्जेक्ट, आपको वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में। जब आपने ए से बी लेके गए, तो आपने किया वर्क 5 जूल, वो 5 जूल इसके अंदर स्टोर हो गया, 10 पोटेंशियल एनर्जी हो गई। जब आप बी से सी लेके गए ऑब्जेक्ट, आपको वर्क करना पड़ा मजीद 5 जूल, और वो वर्क जो है इसके अंदर स्टोर हो गया, और अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई 15 जूल। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे सब्जेक्ट को लेकर, यू नीड टू वर्क टू डू, आपको वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क जो है इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर होता जाएगा। जब तक ये ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, तो ये वर्क जो है इसकी काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, और जैसे ऑब्जेक्ट रुक जाएगा तो वो पोटेंशियल बन जाएगा। अब देखे ना, यहाँ पर है बी पर ऑब्जेक्ट आपका, अब जब आप इस पर वर्क करके इसको ऊपर लेकर जा रहे हो, शुरू में ये क्या होगा? मोशन के अंदर हरकत में होगा ना, चल रहा होगा। तो उस दौरान ये वर्क इसकी किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी के अंदर, क्योंकि मोशन की एनर्जी को काइनेटिक कहते हो। फिर जैसे आप सी पे ले जाके इसको रोक दोगे, अब रुके हुए ऑब्जेक्ट में काइनेटिक थोड़ी होती है, तो फिर ये जो काइनेटिक एनर्जी है, 5 जूल काइनेटिक एनर्जी बन गई, वो इसकी पोटेंशियल बन जाएगा। ऐसे हो रहा है मामला। आपके पास ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट था, आपने उस पर वर्क करना शुरू किया, मोशन में आ गया, काइनेटिक एनर्जी बन गई। जैसे बी पे ले जाके आपने रोक दिया, वो सारी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। फिर बी से जब आप सी पर ले जाने लग गए, आपको वर्क करना पड़ रहा है, वो वर्क जब तक मोशन में होगा ऑब्जेक्ट, वर्क जो है वो
काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। जैसे आप सी पे ले जाके उसको रोक दोगे, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्जेक्ट की जो फील्ड के अंदर पोजीशन होती है, ये सारा फील्ड का मामला है जी। फील्ड के बाहर ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स ही नहीं लग रही होगी, कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा, तो फिर कोई पोटेंशियल नहीं होती है। तो अगर आप एक ऑब्जेक्ट को फील्ड के अंदर मूव करते हैं, आप उसकी हाइट को डिक्रीज करते हैं या इंक्रीज करते हैं, तो अगर आप उसकी पोजीशन तब्दील कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो स्टोर हुई एनर्जी होती है, उस एनर्जी को आप कहते हो पोटेंशियल एनर्जी। जितना आप हाइट इंक्रीज करेंगे, इस पोटेंशियल एनर्जी में उतना इजाफा होता रहेगा। इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अगर आपके पास फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। अगर आपके पास फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अगर आपके पास फील्ड जो है वो मैग्नेटिक है, तो फिर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब इसका हम फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं एक अच्छा सा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का खाली। बाकी हमने सिर्फ डिस्कस करा है टाइप, लेकिन हमारे पास सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो सपोज करें जी, ये आपके पास एक ए पॉइंट है, आपके पास इस ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट मौजूद है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपके पास मौजूद है, रुका हुआ है, जो भी है। आपने इस ऑब्जेक्ट पर वर्क किया, आपने इस पर लगाई जी फोर्स, और जब आपने इस फोर्स लगाई इसको ऊपर उठाने के लिए, तो आपने इसको उठाकर कितना डिस्टेंस कवर किया, h, और आप इसको बी पॉइंट पर ले गए। बी पॉइंट पर ले जाके आपने इसको रोक के रख दिया। आपके पास एक ऑब्जेक्ट था ए पॉइंट पर, आपने उस पर लगाई जी फोर्स, ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट ने एक फासला तय किया जी कितना, h, और आपने उसको बी पे ले जाकर रख दिया। अब हम जानते हैं जी, ये फोर्स लगा के ये जो फासला तय हुआ है, ये हुआ है जी वर्क। ये वर्क जब तक ऑब्जेक्ट चल रहा था काइनेटिक में था, जैसे ऑब्जेक्ट बी पे जाके रुक गया, तो ये सारा वर्क किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम यहाँ वर्क कैलकुलेट कर लें, वही वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो आपने ए ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से उठा के जब आपने बी पॉइंट पर रखा, इस दौरान यू हैव डू सम वर्क, और वो वर्क फिर जब ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पर जाके रुक गया, वो वर्क सारा का सारा वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम सिर्फ यहाँ वर्क कैलकुलेट करेंगे, वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। एक बात। दूसरी बात, चूंकि यहाँ आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अपोजिट हाइट पे लेके जा रहे हैं ना, ये अर्थ है जी, ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो अब जब आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो, तो वो फोर्स आपके पास, ये चूंकि ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड में ऑब्जेक्ट जो है ऐसे नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है, और जो फोर्स लग रही होती है उसका आप कहते हो वेट। जाहिर बात है आपको कितनी फोर्स लगानी होगी, इस वेट के बराबर आपका ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। तो ये जो फोर्स है, इस केस के अंदर जो आप फोर्स लगा रहे हो, वो वेट के बराबर है, क्योंकि इस वेट जो है ऑब्जेक्ट को नीचे लेके जाना चाह रहा है। जाहिर बात है आपने उतनी फोर्स लगाओगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करने लगेगा। तो आपने यहाँ पे जो फोर्स लगाई वो वेट के बराबर है, और वेट का फॉर्मूला होता है mg। ठीक, तो आपके पास ए पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट था, आपने उस ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट ने एक हाइट कवर कर ली, बी पॉइंट पर आके वो रुक गया, ये फोर्स लग गई, हाइट कवर हो गई, इसका मतलब है ये हुआ वर्क। ये वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनके इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और इस एग्जांपल में चूंकि हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं, तो अर्थ के ये जो फोर्स है ये वेट के बराबर लगी है, तो फोर्स कितनी हो गई, m। अब हम यहाँ वर्क कैलकुलेट करते हैं जी। वर्क का फॉर्मूला होता है जी एफ डी कॉस थीटा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपने फोर्स लगाई है कैसे, देख लीजिए डायग्राम, आपने फोर्स लगाई है ऊपर की तरफ, फासला भी आपका ऊपर की तरफ तय हो रहा है, ऑब्जेक्ट आपका ऊपर ही गया, तो थीटा कितना हो गया, 0, क्योंकि सेम डायरेक्शन में आपने फोर्स ऊपर लगाई है, आपने फोर्स ऊपर लगाई और ऑब्जेक्ट भी देखें ऊपर की तरफ गया, तो सेम डायरेक्शन है, एंगल 0, cos 0 जो होता है वो 1 होता है। तो वर्क का फॉर्मूला आपका कॉस खत्म हो गया जी, वर्क हो गया जी एफ डी। वैल्यूज डालें, फोर्स कितनी है जी इस एग्जांपल के अंदर, mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना तय हुआ है जी, h। ये वर्क हो गया जी, और हमने पे यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये वर्क जो है इस ऑब्जेक्ट का बी पॉइंट पर जाके पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया mgh। देख ले जी, मास और हाइट पर डिपेंड करता है जी, तो कांस्टेंट है। एम भी अगर इस ऑब्जेक्ट को ही आप आगे पीछे कर रहे हैं, तो ये मास तो कांस्टेंट होगा, ऑब्जेक्ट सेम है। हाइट पर डिपेंड होती है पोटेंशियल एनर्जी, डिपेंड्स ऑन हाइट।
जितनी हाइट होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये हमने दो एनर्जीज पढ़ ली, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी पैदा हो जाती है, इस एनर्जी को आप कहते हो काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है उस हिसाब से उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई होती है, उस एनर्जी को आप कहते हो पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1 mgh। काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी मास और हाइट पर डिपेंड करती है। अगर ऑब्जेक्ट का मास फिक्स है तो सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है और पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर डिपेंड करती है। ये दोनों एनर्जी बनती कैसे? बाय वर्क। अगर आप हॉरिजॉन्टल एक ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो आपको वर्क करना पड़ता है, जब तक ऑब्जेक्ट मोशन में है वो वर्क कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। अगर आप वर्टिकली एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लेकर जा रहे हैं तो आपने वर्क करना पड़ा, वो वर्क उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बी पर जाकर पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। हम ये देखेंगे कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है एक दूसरे के अंदर। उसको मैं थोड़ा सा डेरिवेशन के जरिए आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, लेकिन वो डेरिवेशन आपकी होती नहीं है, ठीक है। हाँ, अगली ही क्लास में करेंगे, अभी 2 मिनट रह गए और टॉपिक बड़ा हो जाएगा। तो मैं अभी सोच रहा हूँ करा दूं नहीं कराऊं। चले हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, हमारे पास तो बहुत टाइम है। ठीक है, अब आपको कोई सवाल है